नमस्कार दोस्तों, आज हम पहला क्लास लेंगे आपका हम और उसमें सिखाएंगे हम आपको कि एलईडी एलसीडी में जो पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई को हम कैसे ट्रेस करें और उसका ईएमआई सर्किट जो होता है उसे हम कैसे पहचानें। तो आइए हम आपको कुछ मदरबोर्ड दिखाते हैं। उन मदरबोर्ड में आपको ये बताते हैं हम कि ईएमआई सर्किट क्या होता है और ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो आइए हम कुछ मदरबोर्ड देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड ये देखिए हमारा ये मदरबोर्ड देखिए, यहाँ से 220 वोल्ट इन हुए, ये हमारा फ्यूज लग रहा है, ये हमारा कंडेंसर लग रहा है, ये हमारा लाइन फिल्टर लग रहा है, ये डायोड लग रहा है और ये कैपेसिटर। ये हुआ हमारा कॉम्बो बोर्ड का ईएमआई सर्किट। चलिए और देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा 24 इंच का सेट होता है। अभी देखा हमने 32 इंच का, अब देखते हैं हम 24 इंच का। तो 24 इंच का जो सेट होता है, देखिए ये हमारा 220 वोल्ट इन हुआ, ये कैपेसिटर, ये हमारा लाइन फिल्टर, ये हमारा मॉसफेट यानी ईएमआई फिल्टर हमारा ये हुआ। अब देखते हैं हम जो स्मार्ट का बोर्ड होता है, ये हमारा 220 वोल्ट इन हुए, ये हमारा वीडीआर लग रहा है, ये डायोड लग रहा है, ये हमारा लाइन फिल्टर लग रहा है, ये कंडेंसर लग रहा है, यानी सभी का ईएमआई फिल्टर ईएमआई सर्किट एक ही होता है। तो क्यों ना हम, जब सभी का एक होता है तो क्यों ना हम इस पर गहन चर्चा करें और पूरा ये समझें कि आखिर ईएमआई सर्किट क्या होता है, उसको ईएमआई सर्किट क्यों कहा गया है। दूसरी बात, ईएमआई सर्किट को हम क्यों समझें, उसकी भी एक वजह है कि ईएमआई सर्किट को अगर हम समझ जाएंगे तो लगभग 70% जो पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट आते हैं उस फॉल्ट को हम ट्रेस कर लेंगे। और फॉल्ट अगर ट्रेस नहीं होगा, हमारा PWM-IC अगर ख़राब होगा, हमारा मॉसफेट ख़राब होगा, तो हम ईएमआई सर्किट सही करके और उस सेट को हम चालू कर सकते हैं। तो ईएमआई सर्किट में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, आइए वो देखते हैं और ईएमआई सर्किट स्टार्ट होता कहाँ से। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे 220 वोल्ट AC हमारे मदरबोर्ड में इन होते हैं, हमारी सप्लाई में इन होते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा एक NTC और एक दूसरी साइड मिलेगा हमको एक फ्यूज़। अब ये फ्यूज़ क्यों लगाया गया है और ये NTC क्यों लगाया गया है, आइए इसके विषय में विचार करते हैं। दोस्तों, ये फ्यूज़ इसलिए लगाया गया है कि कहीं आगे सर्किट पर कोई प्रॉब्लम आई, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा ये फ्यूज़ बर्न हो जाएगा और हमारा पूरा सर्किट सुरक्षित रहेगा। ठीक उसी प्रकार NTC जो हमारा लगा हुआ होता है वह इसलिए लगा होता है कि अगर इस पर ज़्यादा लोड आया, यहाँ कहीं सर्किट में ज़्यादा लोड आया तो ये NTC हमारा बर्न हो जाता है और हमारे सर्किट को सुरक्षा पहुँचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें देखने को मिलता है एक AC कंडेंसर जो 270 वोल्ट पर काम करता है। ये AC को फिल्टर करता है और 270 से अधिक वोल्ट आने पर ये हीट होने लगता है, या तो फ्यूज को उड़ा देगा या NTC को उड़ा देगा और ये फिल्टर करता है, AC फिल्टर होता है। अब चलिए आगे आते हैं। R1 एक रेजिस्टेंस देखने को आपको मिलेगी, ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है।
जो हमारा ये पीएफ कंडेंसर लगा है ये चार्ज डिस्चार्ज क्यों कि जब हम इसको चलाएंगे लगाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, तो कहीं प्लग से हमें झटका ना लगे, इसके लिए ये रेजिस्टेंस लगाई गई है ताकि इसको डिस्चार्ज करती रहे। आइए अब आगे देखते हैं वीडीआर। ये वीडीआर जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण, हमारी पूरी पावर सप्लाई में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर है तो हमारा ये वीडीआर है। ये वीडीआर क्या करता है कि इसको 220 वोल्ट एसी मिले, ये माइनस प्लस पर लगे होते हैं। 220 वोल्ट जैसे ही हमें मिलते हैं ये अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है, इसका कोई काम नहीं, ये चुपचाप पड़ा रहता है। 230 240 जैसे हुए इसकी आँख खुलने लग जाती है और ये देखने लग जाता है कि वोल्ट तेज़ आ रहे हैं, और जैसे ही 270 वोल्ट से ऊपर आए, क्योंकि हमारा जो एसी प्रोडक्ट है वो 220 से है, अगर 270 वोल्ट से ऑपरेट आए तो ये हीट होने लग जाएगा, ये गर्म होने लग जाएगा और ये 290 तक गर्म होगा। ये इसके पहले या तो ये फ्यूज उड़ा देगा या एनटीसी को ख़त्म कर देगा। नहीं, अगर इतना भी नहीं हो पाया तो ये वीडीआर अपने आप में शहीद हो जाएगा। और ये शहीद कैसे होगा, इसका शहीद होने का भी एक अजूबा है कि जब भी वीडीआर शॉर्ट होगा वीडीआर कभी ओपन नहीं होगा, वीडीआर हमेशा शॉर्ट होगा। और जब वीडीआर शॉर्ट होगा तो या तो एनटीसी जलेगी या फ्यूज जलेगा, हमारा आगे का कोई भी सर्किट कोई भी प्रिंट ख़राब नहीं होने देगा। ये हमारे इस वीडीआर का कमाल है। तो आपने एनटीसी के विषय में समझ गए, आप फ्यूज के विषय में समझ गए, एसी फिल्टर के विषय में समझ गए, रेजिस्टेंस के विषय में समझ गए और वीडीआर का कार्य भी आप समझ गए। अब आता है दोस्तों लाइन फ़िल्टर। ये लाइन फ़िल्टर बहुत बड़ी भला है। आप सीआरटी में देखा होगा आपने कि लाइन झुर्रियाँ आती रहती थी और हम कितना भी अर्थ डाल दें लेकिन वो झुर्रियाँ बंद नहीं होती थी। ये हमारी एसी को शुद्ध एसी करता है, यानी हमारा जो लाइन फ़िल्टर है, नाम ही इसका लाइन फ़िल्टर है। ये कॉइल होती है जो दोनों माइनस प्लस पे चलती है, एक में माइनस रहता है एक में प्लस रहता है, और जितनी भी हमारी एसी में त्रुटियां आती हैं, कमियां आती हैं, उनको शुद्ध करके हमें शुद्ध एसी यहाँ हमको देता है। तो आप अब ईएमआई सर्किट तक लगभग पहुँचने वाले हैं। हमने फ्यूज के विषय में जानकारी ली, हमने एनटीसी के विषय में जानकारी ली, हमने कंडेंसर के विषय में जानकारी ली, हमने रेजिस्टेंस के विषय में जानकारी ली, हमें वीडीआर की जानकारी मिली और हमें लाइन फ़िल्टर की हमें जानकारी मिली। अब जैसे हमारा ये शुद्ध 220 वोल्ट एसी फ़िल्टर 220 एसी हमें एसी मिला था, हमने यहाँ शुद्ध फ़िल्टर एसी कर लिया। अब इसके विषय में तो आप भली भांति जानते ही हैं। ये हमारा डायोड होता है ब्रिज रेक्टिफायर, यानी 4 डायोड मिलके हमारा ये पावर सप्लाई बनता है। आजकल तो नए तरीके के आने लगे हैं, लेकिन उनमें होता यही है। तो ये जैसे ही हमारे एसी यहाँ इन होगा इन डायोडों पे, हमें शुद्ध यहाँ माइनस और यहाँ प्लस 220 हमें डीसी मिल जाएगी। अभी फ़िल्टर नहीं लगा, क्या होगा कि यहाँ में 220 एसी मिली शुद्ध, और यहाँ क्या हुआ, हमें 220 डीसी मिल गई। जितना एसी मिला था उतना हमें यहाँ डीसी मिल गया। अब जैसे ही हम इसको शुद्ध करेंगे, फ़िल्टर करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो फ़िल्टर होता है वो 22 UF, 47 UF, 68 UF, 82 UF और 100 UF, इससे LED LCD में नहीं होता। और ये 450
500 550 वोल्ट, इससे अधिक नहीं होता। जैसे ही हम इसके माइनस प्लस पर ये कंडेंसर लगाएंगे हमें यहाँ शुद्ध 300 वोल्ट डीसी मिल जाएगी। अब हमने पूरा देखा, EMI सर्किट का पूरा देखा कि इसके कार्य देखे हमने कि हमारा NTC क्या करता है, हमारा फ्यूज क्या करता है, हमारा जो कंडेंसर होता है AC कंडेंसर वो क्या करता है, हमारी रेजिस्टेंस क्या करती है, VDR क्या करता है, लाइन फिल्टर क्या करता है और हमारे डायोड क्या करते हैं और हमारा ये बड़ा कैपेसिटर क्या काम करता है। आइए इसके फॉल्ट फाइंडिंग के विषय में सोच लें। क्यों कि लगभग 70% जो फॉल्ट आएंगे आपके LED LCD के वो हमारे EMI सर्किट में आएंगे। EMI का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेयर, यानी इसको देसी भाषा में बताऊं कि हमारी ख़राब AC को शुद्ध करना और साथ में 2-2 3-3 चौकीदार बैठाना, ताकि कोई नुकसान अगर उधर डायोड शॉर्ट हुआ और इधर से शॉर्ट सर्किट हुआ तो भी हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, अगर इधर से तेज आया तो हमारा VDR उड़ जाएगा। तो आपने अभी ये देखा कि हमारा EMI सर्किट कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो हमने मीटर की पोर्ट सबसे पहले 220 वोल्ट AC पर हम यह रखेंगे और इसके बाद लाइन के द्वारा ये एक ही लाइन में होते हम चले जाएंगे और यहाँ लाइन फिल्टर पर चेक करेंगे और यहाँ हमें शुद्ध 220 AC हमको यहाँ चेक करना होगा। अगर हमें 220 AC यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमारी लाइन फिल्टर कॉइल ख़राब है या हमारा NTC ख़राब है या हमारा फ्यूज ख़राब है। तो हमने ये सब कंप्लीट किए और लाइन फिल्टर को कंप्लीट किया और यहाँ हमें 220 वोल्ट AC मिल गए। जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर में हम देते हैं तो हमें यहाँ माइनस प्लस मिलना चाहिए। अगर हमें यहाँ माइनस प्लस नहीं मिले हैं तो हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेंज कर देंगे और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे तो हमें यहाँ 220 वोल्ट DC मिल जाएंगे। इसके बाद अब हमें फिल्ट्रेशन करना है और 300 वोल्ट 270 280 290 वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त होना है। तो अगर नहीं होते हैं तो इस फिल्टर को चेंज कर देंगे और यहाँ हम 300 वोल्ट 280 वोल्ट 290 वोल्ट 300 वोल्ट यहाँ कंप्लीट हम ले आएंगे। अगर हम यहाँ ले आए तो ये मानिए पावर सप्लाई का 70% काम आपका सही रहा। अब आगे देखते हैं हम कि इस 300 वोल्ट का हम आगे के सर्किट में क्या करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब जैसे ही हमें EMI सर्किट द्वारा 300 वोल्ट प्राप्त होते हैं, ठीक ये 300 वोल्ट हमें यहाँ हमने कंडेंसर को यहाँ ड्रॉ किया और ये 300 वोल्ट हमें प्राप्त हुई। ये 300 वोल्ट सीधे हमारे जो चॉपर होता है, जो हमारा कंडेंसर होता है। आइए थोड़ा पार्ट्स के विषय में मैं आपको जानकारी दूं कि ये हमारा ये चॉपर जिसको हम SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इस चॉपर में यहाँ हमारे 300 वोल्ट जाते हैं और वहीं से ही दूसरी साइड से हमारी 300 वोल्ट निकलते हैं और एक NPN MOSFET पर जाते हैं। इस MOSFET पर जिसका एक सिरा जो ड्रेन पर गए जो सोर्स होता है उसका लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ये ग्राउंड होता है। अब आप सभी को पता है कि MOSFET का कार्य जब तक इसका गेट लो हाई नहीं होगा तब तक हमें यहाँ स्विचिंग नहीं होगी। तो PWM IC का काम आता है। PWM IC को ग्राउंड मिल गया, साथ में हमें 300 वोल्ट से स्टार्टअप सप्लाई मिल गई और ये स्टार्टअप सप्लाई जैसी मिलती है RTCT द्वारा पल्स जनरेट होती है और हमारे शुद्ध हमें यहाँ पल्स जनरेट होती है लो हाई, यानी इसमें स्विचिंग होती है लो हाई। जैसी स्विचिंग इसमें हुई और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी
एक और वाइंडिंग आप उस ट्रांसफार्मर में देखेंगे, उस वाइंडिंग से यहाँ 14 से 18 वोल्ट निकलना चालू हुए। तो यहाँ एक डायोड देख रहे हैं आप और एक फ़िल्टर देख रहे हैं। यहाँ इसको फ़िल्टर किया, AC को DC किया, DC ने फ़िल्टर किया और सीधा हमको PWM IC को ये हमें देखने को मिला। यानी स्टार्टअप सप्लाई मिलते ही यहाँ स्विचिंग हुई और जैसे ही स्विचिंग हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड बना तो 1 सेकंड में हो जाती है और इसने अपने काम चालू किया और 14 से 18 वोल्ट इस IC को दिए। अब ये IC रेगुलर काम करने लगी और हमें ये पल्स रेगुलर निकालने लगी। अब इस जो रेजिस्टेंस हमने हाई वैल्यू की लगाई थी उनका अब कोई भी महत्व नहीं। ये हमारा स्टार्ट होता है। जैसे कि हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो या तो सेल्फ लगाएं, तो सेल्फ उतनी देर के लिए लगाते हैं, इसके बाद सेल्फ का कोई काम नहीं होता, या किक दें तो किक का भी कोई काम नहीं रहता। ऐसा थोड़ी है कि बार बार किक देते रहेंगे और हमारी मोटरसाइकिल चलती। तो इसका कोई ये सर स्टार्टअप सप्लाई है, बाकी चलती हमारी ये इसी से ही है। इसने 15,625 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स तक ये हमारा PWM IC पल्स को जनरेट करता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड बनने के साथ यहाँ फिर हमें ज़रूरत के अनुसार डायोड लगकर, क्योंकि AC बन गया, फिर DC किया और कैपेसिटर लगाया और हमें मदरबोर्ड के लिए 5 या 12 वोल्ट हमें यहाँ उपलब्ध हो गए। अब चूँकि ये 5 वोल्ट है बन रहे हैं या 12 वोल्ट बन रहे हैं या 3 वोल्ट बन रहे हैं या 8 वोल्ट बन रहे हैं, इस IC को कैसे पता? क्यों कि इसने तो स्टार्टअप सप्लाई मिली और स्टार्टअप सप्लाई मिलने के बाद जैसे ये स्विचिंग हुई तो ये सप्लाई निकलने लगी। इस सप्लाई ने इसको यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई देना चालू किया और ये कंटिन्यूस पल्स निकली। लेकिन इस मॉसफेट को कैसे पता लगे और इस PWM IC को कैसे पता लगे कि यहाँ 5 वोल्ट की आवश्यकता थी, मुझे 5 वोल्ट के लिए बनाया था, तो 5 वोल्ट के लिए मैं पल्स दे रहा हूँ कि ज़्यादा दे रहा हूँ? उसके लिए दोस्तों ये फीडबैक सर्किट होता है और पूरा पावर सप्लाई फीडबैक पर ही चलता है। जैसे ही हमें यहाँ वोल्ट मिलेंगे एक रेजिस्टेंस के द्वारा, जो आप जानते हैं R1 R2, एक तो प्लस से लगी होती है और एक माइनस से लगी होती है, बीच में से इसका हम वोल्ट लेते हैं, रेफरेंस वोल्ट बोला जाता है। और एक TL 431 जिसका पिन नंबर 1 रेफरेंस पिन होती है, पिन नंबर 2 ग्राउंड होता है और पिन नंबर 3 इसका कलेक्टर होता है। या ऐसा कह लें कि पिन नंबर 1 रेफरेंस, पिन नंबर 2 हमारा एनोड और पिन नंबर 3 कैथोड। तो जैसे ही रेफरेंस पिन से हमें यहाँ वोल्ट मिलते हैं, ये TL 431 एक्टिव हो जाता है कि वो माइनस दे दिया। अब यहाँ से जो माइनस पल्स निकलेगी वो सीधी हमारे जो PC 817 कपलर होता है उसकी पिन नंबर 1, 2, 3, 4 होती है। तो जैसे ही इसमें पल्स निकली वो मिली एम्पियर में होती है, वो हमारी पिन नंबर 2 पर इसमें जाएगी। क्यों कि पिन नंबर 1 इसका एनोड होता है और पिन नंबर 2 कैथोड होता है। जब पिन नंबर 1 डायरेक्ट वोल्टेज इसको बन के कि रेजिस्टेंस लग के यहाँ वोल्ट मिल गए, तो यहाँ से हमें जब नेगेटिव वोल्ट मिले तो ये हमारा एक LED लगा होता है इसमें, वो ग्लो करने लगा। और जैसे ये ग्लो करने लगा आप देख रहे हैं, तो इस दूसरी साइड पिन नंबर 3 जो इसकी ग्राउंड होती है और एमीटर होता है, और पिन नंबर 4 जो इसका कलेक्टर होता है। अब इसका बेस कहाँ है? इसका बेस इसके अंदर है। ये ऑप्टो कपलर का सिस्टम होता है। जैसे ही इस पे यहाँ प्रकाश पड़ता है इसकी बेस पर, ये काम करने लग जाता है और यहाँ हमें पल्स कलेक्टर पर मिलते ही ये PWM IC को दे देता है कि आप इतनी तेज़ काम कर रहे हैं कि यहाँ 8 वोल्ट बन रहे हैं। तो 1 सेकंड नैनो सेकंड में ये तुरंत अपने आप को एग्जर्व कर लेता है
अगर ज़्यादा वोल्ट बढ़ रहे हैं तो पल्स घटा देता है और कम बढ़ रहे हैं तो पल्स को ये बढ़ा देता है। यानी ये पूरा ड्राइवर सर्किट है इसका, जिसको हम फीडबैक कहते हैं। मैंने सरल भाषा में आपको समझाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सर्किट भी याद हो गया होगा। इसमें हमें करना कुछ नहीं है। TL 431 की पिन नंबर 1 रेफरेंस पिन, पिन नंबर 2 हमारा ग्राउंड और पिन नंबर 3 कैथोड, जो पिन नंबर 2 पर जाएगी। क्यों कैथोड से कैथोड मिलेंगी, माइनस सप्लाई हम मिलेगी और प्लस हमने इधर से, तब ये LED ग्लो करेगी। और जब ये LED ग्लो करेगी तो इसके बेस पर उजाला पड़ेगा और जैसे इसके बेस पर उजाला पड़ा, ये फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका एमीटर तो ग्राउंड है, कलेक्टर पर प्रकाश जैसी जितनी स्पीड यहाँ वोल्ट बनेंगी उतना प्रकाश बनेगा और वही यहाँ इसको बता देगा। और उसी तरह ये सर्किट